राम राम दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र पटेल। आप सबका स्वागत करता हूं जेआरएफ अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी एक अनूठी सीरीज आ रही है आप सब एस्पिरेंट्स के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनके मन में जिज्ञासा होती है कि इंटरव्यू में क्या होता है, आरपीएससी किस तरीके के इंटरव्यू लेती है, जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंटरव्यू में वाकई सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब एक रॉ एक्सपीरियंस की एक सीरीज लेके आ रहा हूं मैं आप सबके सामने रूबरू, जिसमें आप जानेंगे कि साक्षात्कार में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं मेरी साथी, मेरी कलीग, जो मेरे साथ में ही सीनियर रिसर्च फेलो हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की शारदा चौधरी जी। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा शारदा जी। थैंक यू सर। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि अब तक का जो है इंटरव्यू तक असिस्टेंट प्रोफेसर के आपने जो एग्जाम दिए हैं, तब का आपका अब तक का सफर कैसा रहा? सर पहले ऐसा कह सकती हूँ कि 2012 में मैंने पीजी कर लिया था। पीजी करने के एक साल पहले ही मेरा नेट कंपल्स क्लियर हो गया था। तो मेरा मकसद पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करना था और मैंने लगातार प्रयास भी किया। आरएस का इंटरव्यू भी दिया मैंने 13 वाला और आईएएस मेंस तक भी मैं पहुंची, लेकिन बाई लक कह सकते हैं कि मैंने वो नहीं पाया जो मैं पाना चाहती थी। तो 2014 में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, मैं नेट क्लियर था, मेरा 2012 में सेट क्लियर हो चुका था। तो मेरे सर ने मुझे सलाह दी कि क्यों ना मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करके देखूं। तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की 2014 में और उसका इंटरव्यू भी 2018 में दिया था, लेकिन बाई लक मैं 2018 में भी सेलेक्ट नहीं हो पाई। हालांकि मैंने 10 बार नेट किया है, जेआरएफ मैंने 2016 में कर लिया था, लेकिन मैंने जो इंटरव्यू था, अब यूं कहें कि कुछ मार्क्स कम थे या लक हार्ड है, जो भी है, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाई। फिर से मैंने प्रयास किया और फिर 2022 में हाल ही में इंटरव्यू दिया, लेकिन बाई लक फिर से मैं एक बार फिर से असफल हुई। मुझे आपकी जर्नी को देख के स्वामी विवेकानंद जी की एक पंक्ति याद आ रही है कि एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है। जी हाँ, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर में दिया कि उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे सब कुछ आप पा सकते हो, हासिल कर सकते हो। इसी उम्मीद की जो है अनूठी दास्तां है शारदा जी, जो कुछ चंद नंबरों से 2014 के कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू में रह गई थी, सिर्फ 1 या 2 नंबरों के अंतर से, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, हौसला इनका बरकरार रहा। इन्होंने जो है अपने जज्बे को जो है सलाम किया और आगे इस बार भी प्रयास किया। हालांकि रिजल्ट शायद दूसरा था, आशाओं के अनुकूल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल जो है, मुझे इन पे भरोसा है कि ये आने वाले आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें अपनी ड्रीम को डेफिनेटली हासिल करेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा जो है एक उद्देश्य है इस इंटरव्यू को कंडक्ट करवाने का कि आरपीएससी साक्षात्कार कैसे लेती है। तो चलिए जानते हैं शारदा जी की जुबानी कि उनका बोर्ड कौन सा था, उन्होंने किस तरीके से उस दिन उस दरवाजे के अंदर दस्तक दी और अंदर एंटर हुई। क्या धड़कनें इनकी भी तेज थी, क्या ये भी नर्वस थी? इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उस दिन वाकई इंटरव्यू रूम में क्या हुआ था। बताइए शारदा जी। सर 2018 में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। उस समय तो मैं बिल्कुल फ्रेशर थी। डॉक्टर आरडी सैनी का बोर्ड था। उसमें जैसे उस इंटरव्यू में और 2022 के इंटरव्यू में काफी डिफरेंस था। शायद 2018 में मैं ज्यादा फ्रेशर थी, तो मैं पहले उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब कोई कैंडिडेट नया होता है तो उसमें स्वाभाविक है कि एक नर्वसनेस होती है और सबको इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि वो पहले जान लें कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं ऐसा जिससे हर व्यक्ति नर्वस होता है। बेशक चाहे उसको कितना भी नॉलेज हो, कितना भी उसने टीचिंग करवाया हो या फिर और भी जॉब क्यों ना कर रहा, लेकिन उसमें फिर भी एक नर्वसनेस होती है। उसका कारण होता है कि बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं उनके दिमाग में चल रहे सवालों का, जिनका कभी भी कोई आइडिया नहीं लगा सकता। हम अपनी प्रिपरेशन करके जाएं, अपने सब्जेक्ट को अच्छा करें,
तो हम उसको अपना जो ग्राउंड लेवल है उसको अच्छे से तैयार करें, अपना जो पर्सनल चीजें हैं उनको तैयार करें, लेकिन कभी भी ये चीज नहीं सोचें कि एग्जामिनर वो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या पूछेंगे। वो उनका माइंड सेट होता है, नर्वस होने की जरूरत नहीं होती, इसमें नर्वसनेस होती है लेकिन फिर भी अपने इमोशंस पे, नर्वसनेस में थोड़ी कंट्रोल रखनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम बार बार मॉक इंटरव्यूज करवाएं, मॉक इंटरव्यूज करें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। तो हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको आप बताइए कि इस बार के जो 2020 के जो कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू हुआ, भूगोल से इन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो आपका बोर्ड किस मेंबर का था? सर 2020 में मेरा बोर्ड था डॉक्टर मंजू शर्मा, जो एक इकोनॉमिक्स की लेक्चरर हैं पहले, अब आरपीएससी मेंबर हैं। एज ए एक्सपर्ट जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें एक बोर्ड मेंबर होता है, उनके साथ ही 2 एक्सपर्ट होते हैं जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जो बोर्ड मेंबर क्या पूछना चाह रहा है उस चीज को वो नहीं बता सकते। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो जैसे ही मैंने एंटर करने गेट खोला, मैंने उनसे पूछा मे आई कम इन सर। सर ने बोला कि सामने, मैंने बोला कि मे आई कम इन सर, तो उन्होंने बोला जी आइए। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि उनकी परमिशंस के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है। पहले जाने के लिए पूछते हैं, अंदर गए, जाने के बाद उन्होंने कहा बैठिए, तो मैं चेयर पे बैठ गई। उसके बाद अब उन्होंने सबसे पहले मेरे बायोडाटा से सवाल किया। बायोडाटा से मंजू शर्मा जो जिनके पास मेरा बायोडाटा था, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपने एमए कब किया, पीजी कब किया। तो मैंने बताया कि मैम 2012 में मैंने पीजी कर लिया था। तो उन्होंने बोला कहाँ से किया, तो मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से पीजी किया था, एक्चुअली बैराट में है बाबा नारायण दास महाविद्यालय। तो मंजू शर्मा का पहला सवाल ये था कि बैराट का महाभारत से क्या संबंध है, क्योंकि बहुत सबको नोन है कि बैराट महाभारत में बहुत अहम भूमिका रखता है, जिसमें पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। तो सबसे पहले उनका यही सवाल था। कहने का मतलब ये है कि पहला जो इंटरव्यू होता है वो अपना बायोडेटा बेस्ड होता है। तो उन्होंने पूछा महाभारत से रिलेशन क्या था, वो मैंने बता दिया। फिर वो मेरे ग्रेजुएशन पे आए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आपने 2010 में महारानी कॉलेज से। तो फिर उन्होंने बोला कि बिल्कुल एकदम कूल बोर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा कि जी मैम मैंने महारानी कॉलेज से किया। उन्होंने पूछा कि ज्योग्राफी था आपके, मैंने कहा जी मैम। तो उन्होंने पूछा फिर तो सरीना कालिया जो मेरी एक्सपर्ट थी वहां बैठी थी, महारानी कॉलेज में हमें पढ़ाती थी। तो उन्होंने पूछा फिर तो सरीना मैडम आपके बोर्ड वहां पढ़ाती होंगी कॉलेज में। तो मैंने कहा बिल्कुल मैम, जरूर पढ़ाती थी। तो और वास्तव में मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी मैडम से, क्योंकि वो हमेशा रेगुलर क्लास लिया करती थी। हालांकि पहले मैंने जर्मन लैंग्वेज ले ली थी, लेकिन 1-1.5 महीने बाद उसको चेंज करवा के फिर से मैंने ज्योग्राफी लिया था। तो उसके बाद उन्होंने पूछा 10th और 12th खूब अच्छा किया आपने, तो अब आप इतने दिन तक ये जो टाइम पीरियड था इसमें आपने और एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं की। तो मैंने कहा मैम मैं रेगुलरली हाई एजुकेशन में जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा शुरू से एक ही मकसद था कि मैं हाई एजुकेशन में जाऊं या फिर मैं सिविल सर्विस में जाऊं। इसीलिए मैंने आज तक कभी बीएड भी नहीं किया, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है। और जैसा कि विवेकानंद ने भी कहा है कि एक लाइफ का एक आइडिया लो, उसको जियो और उस पर हमेशा थिंक करते रहो, थिंक करो, उसका ड्रीम बनाओ। तो मेरा भी एक ही मकसद था कि मुझे हाई लेवल की सर्विसेज में ही जाना है। और उनके जैसे कथन उन्होंने कहा भी है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। और मैं भी इसी दिशा में प्रयासरत हूँ। यकीनन जो है आप जो है अपने जो है लक्ष्य की प्राप्ति जल्द ही कर लेगी। तो आप अब हमारे जो है एस्पिरेंट्स को बताइए कि जो मेंबर 1 है, किन्होंने आपसे प्रश्न करना शुरू किया और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? डॉक्टर सरीना कालिया जो एक्सपर्ट थी, तो मंजू शर्मा ने जैसे ही मेरा बायोडाटा इंटरव्यू खत्म किया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला जो खत्म किया, उसके बाद में डॉक्टर सरीना कालिया को उन्होंने हैंडओवर कर दिया कि अब आप क्वेश्चन सोचिए। तो बिल्कुल कूल थी मैम, बिल्कुल हंसते हुए स्माइल करते हुए उन्होंने पूछा मेरे को कि चलिए आप बताइए कि वहां पे आपने मेरे से खूब अच्छी क्लासेज ली हैं। मैंने कहा मैम जी बिल्कुल ली हैं। तो मैम ने पूछा कि ऐसे बताइए कंटूर्स क्या होते हैं।
तो मैंने कंटूर्स बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि कोनिकल हिल्स क्या होती है, मैंने बता दिया मैम को। उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि बोर्ड पर समझाइए, कोनिकल्स हिल्स का एक कंटूर मैप बना के दिखाइए। फिर जैसे मैंने कंटूर मैप का मैप बना रही थी, तो एकदम कूल बोर्ड था मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। जैसे मैं मैप बना रही थी तो 1 सेकंड के लिए मैंने जैसे सोचना शुरू किया, तो मैम ने बोला नहीं बिल्कुल सही बना रहे हो, एकदम बनाइए। मतलब वो इंटरव्यू लेने वाले कभी भी आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, वो खुद चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो। तो उसी टाइम जैसे ही कंटूर मैप मैंने कोनिकल हिल्स का बनाया, तो मंजू मैडम ने कहा कि आप सम ढाल का बनाइए, असमान ढाल का एक कंटूर मैप्स बनाइए। फिर मैंने ये सब बना दिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाइए। तो मैंने बोर्ड को क्लीन किया और मैं बैठ गई। उसके बाद उन्होंने, जो जेंट्स एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि अर्बन मोर्फोलॉजी क्या होती है, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा अर्बन से रिलेटेड कोई ऑथेंटिक बुक बताइए, मैंने बताई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ये बताइए कि इंडिया में कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एसोसिएशन है। मैंने 2 नाम बताए उनको, राजस्थान और इंडिया से रिलेटेड। उनकी कोई पत्रिका जिनका नाम आप जानते हो। फिर जो, जैसा कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो रिसर्च से रिलेटेड हालांकि ज्यादा सवाल उन्होंने नहीं करे, सिर्फ उन्होंने यही पूछा कि अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने होंगे। तो मैंने कहा सर पहले की जो रूल्स था उसमें तो 2 थे, लेकिन नया वाला जो आया है उसमें तो जेआरएफ के लिए 1 पेपर पब्लिश करवाना होगा। तो इस तरह से उनके एक्सपर्ट्स के सवाल हुए। फिर मंजू शर्मा मैडम ने कहा कि आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हैं पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा मैम जी बिल्कुल तैयार करके आई हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोर्ड पे पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरव्यू के अंदर 2 चीजें जो अहम इन्होंने बताई है। एक, देखिए पहले भी ये बोर्ड पे गई थी, तो उन्होंने जो है इस बात इंगित किया कि वो बोर्ड को वापस मिटा करके और उसके बाद जो है बैठी हैं। उसके बाद में एक जो है हमें 2 से 3 मिनट का अवसर इंटरव्यू के अंदर मिलता है, जहां हम अपनी जो है शिक्षा पद्धति का, शिक्षा प्रणाली का, कि किस तरीके से हम टीचिंग करते हैं, उसका जो है बेसिकली प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस टॉपिक को जो है चूज किया और किस तरीके से बेसिकली जो है बोर्ड के ऊपर सही ढंग से उन्होंने प्रेजेंट किया, टीचिंग किया। क्योंकि अक्सर जो है हमारे मन में ये दुविधा रहती है क्या टॉपिक बड़ा है, क्या 2 से 3 मिनट के अंदर उस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए शारदा जी से जानते हैं ये भी। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो डेमो क्लास होती है हमारी, डेमो टीचिंग जो करवाते हैं वो, तो उसमें हमें वो सिर्फ एक टीचिंग मेथड देखते हैं। उसमें ये देखते हैं कि हम क्या क्लास में खड़े होने लायक हैं और हमें कॉन्सेप्ट का पता है या नहीं। हम स्टूडेंट्स को डेटा पढ़ाएंगे, रटवाएंगे या उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, बस इतना देखना होता है। तो जैसे ही मैं क्लास में, जैसे उन्होंने कहा कि डेमो टीचिंग करवाइए आप, तो उन्होंने मेरे से, जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें हालांकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप कोई टॉपिक तैयार करके आए हैं या फिर हम हमारी तरफ से कोई टॉपिक दें। तो उस समय मैंने उनको कहा था कि सर एज यू विश, जैसा आप चाहें। तो बाद में भी कई लोगों ने मेरे को कहा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हालांकि मेरा लक्ष्य सही था उस टाइम। उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी मर्जी से कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो उस समय मैंने पढ़ाया। इस वाले में उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कहा कि आप जो टॉपिक तैयार करके आए हैं वो पढ़ाइए। तो मैं बोर्ड पे गई। सबसे पहले उसमें एक डेट डालनी होती है। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की कि राजस्थान के भौतिक विभाग आज का टॉपिक है, तो मैंने हेडलाइन डाली उस पे और एक राजस्थान का मैप बना के, और मैंने उनको 4 को शो कर दिया। शो करने के बाद जैसे ही मैं पश्चिमी मरुस्थल पे गई, तो जो मंजू मैडम बैठी थी बोर्ड, तो उन्होंने कहा कि आप तो अरावली पढ़ाइए। तो अरावली मैंने स्टार्ट किया। तो अरावली के बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान में कहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी, मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अरावली का लास्ट रेंज क्या है, कहाँ तक जाती है। रायसीना हिल्स की बात कर रही थी वो, तो वो मैंने बता दिया। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके बैठ जाइए। मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम था ये, जिसमें सिर्फ वो ये चीज देखना चाह रहे थे कि मेरा कॉन्फिडेंस बोर्ड पे किस प्रकार का है। तो इसके लिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बार बार बोर्ड पे एक्सपीरियंस कर, बोर्ड पे प्रैक्टिस करें, ताकि हम उसको बूस्ट कर सकें। तो इंटरव्यू के दौरान कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब लगा कि यार शायद इंटरव्यू किसी दूसरी दिशा में जा रहा है,
या ये बोर्ड मेंबर्स मुझे विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे एकदम कामनेस बना के नहीं रखना सर, मेरा बोर्ड क्या है, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, लेकिन दोनों बार मेरा बोर्ड ऐसा नहीं था कि कोई दूसरी दिशा में वो लेके जा रहे हों। मेरे से केवल ऊपरी सवाल पूछे गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में वो गए हों। केवल जैसे सरीना मैम ने ऊपरी सवाल किया, कंटूर मैप्स क्या होता है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। एक्चुअली कई लोगों के साथ होता है कि इंटरव्यू में कुछ अलग चीज़ें आ जाती हैं। 1-2 बार गलत बताने के बाद स्टूडेंट्स में खुद में ये लगने लग जाता है कि वो मैं गलत बता रहा हूँ, तो वो नर्वसनेस आ जाती है, कॉन्फिडेंस उसका लूज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से एक साइकोलॉजी बन जाती है दिमाग में कि मैंने 2 क्वेश्चन गलत बता दिए, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा आगे वाला भी गलत हो। एक जो है बेसिकली रहता है मन में, स्टूडेंट के दुविधा रहती है कि अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो कैसे जवाब दें, क्या मना करते हैं, या जो आता है बस वो मनगढ़ंत कुछ भी बता दें उनको और उनको बरगलाएं, ऐसा तो आपके नहीं साथ ऐसे कोई प्रश्न हुआ नहीं जहाँ पर ऐसा सर, कुछ ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। लास्ट टाइम मेरा जो क्वेश्चन चल रहे थे, तो डॉक्टर आर डी सैनी ने मेरे से एक सवाल किया था कि कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में क्या डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में मेरे को डिफरेंस पता नहीं था। हालांकि मुझे पता था कि सेमिनार एक छोटा पार्ट होता है कॉन्फ्रेंस का ही, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को नहीं आता था। तो मैंने सर को बोला कि सर एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मेरे को। तो ईमानदारी से आप कहें कि आपको नहीं आता, क्योंकि किसी भी फील्ड में हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। तो ईमानदारी से हम नो कह सकते हैं कि सर नहीं आता। तो दोस्तों, ये था शारदा जी का जो है एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आइए इनसे जानते हैं कि यदि एक ऐसा बच्चा जो गांव से आ रहा है, देहात से आ रहा है, जिसने पीजी यकायक कर ली है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या होता है नेट जेआरएफ करने से क्या मिलता है, या अभी हाल ही में सीनियर रिसर्च फेलो हैं तो इनको क्या फायदा मिला है, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन साथ ही साथ किस तरीके से अपनी कंटिन्यू कर सकता है। हिंदी मीडियम से ये रही हैं तो इनसे ये भी जानते हैं कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, और इनसे ये भी जानते हैं कि जो पेपर 3 होता है राजस्थान जी के, उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। सर इसमें देखिए, जो देहात से स्टूडेंट्स आते हैं, आप तो जानते ही हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़कर आता है उसमें क्षमता भी ज्यादा होती है, क्योंकि परिस्थितियां उसको पुश करती हैं। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य लेकर यहाँ पर आया है तो वो जरूर अपने टारगेट को पूरा करेगा। बेशक अगर उसने पीजी ऐसे ही कर ली हो, लेकिन उसके मन में सबसे पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए। यदि उसे नेट जेआरएफ करना है, आरएएस करना है, जो भी उसको करना है, टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए। रही बात नेट जेआरएफ की, तो आज के समय में ये एक बहुत ही फ्रूटफुल केंद्र सरकार की यूजीसी की एक योजना है, जिसमें जो गरीब तबके के बच्चे हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो हाई एजुकेशन में जानने से कतराते हैं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो हाई एजुकेशन तक सफर कर सके, इतने टाइम तक बिना जॉब के वो रह सके। तो इस वजह से उनको कभी पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह नौकरियां लग जाती हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि इतनी बर्डन्स आ गए, जिम्मेदारियां आ गई, तो हम हाई एजुकेशन में किस प्रकार से तैयारी करें। तो इसके लिए जेआरएफ एक बहुत ही अच्छा विकल्प है उनके लिए कि पीजी के बाद में एक सब्जेक्ट का अच्छे से तैयारी करें, उस सब्जेक्ट की। और उस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं, फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट वाला, नेट वाला, और उसमें जो हाई टॉपर 1% होते हैं उनका जेआरएफ क्लियर होता है। और जेआरएफ में क्या होता है कि पीएचडी ज्वाइन करने के बाद में उनको पर मंथ एक फेलोशिप मिलती है, जो उनकी हाई एजुकेशन में जाने के सपने को पूरा कर सकती है। और ये फेलोशिप 5 साल तक मिलती है। 2 साल तक उसको जेआरएफ बोला जाता है और अगले 3 साल तक उसको एसआरएफ बोला जाता है। तो ये 5 साल में आप अपना पीएचडी वर्क भी ईमानदारी से पूरा कर सकते हैं, इतना टाइम होता है आपके पास, और किसी भी हाई एजुकेशन में जाने के सपने को भी साकार कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं। पीएचडी है तो हाई एजुकेशन भी है। तो इसके लिए आप अच्छी से तैयारी करें, अपना जो सब्जेक्ट है उसको बढ़ाएं, इसमें बेसिक बुक्स पढ़ें। जैसे यूनिट वाइज आता है इसका सब्जेक्ट का,
तो शायद 20-21 यूनिट है इसमें, तो हर यूनिट की कम से कम 2 टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए और उन बुक्स में क्या मटेरियल है, कॉन्सेप्ट को अपने को क्लियर करने पे ध्यान दें, ना कि डेटा रटने में। कई लोग होते हैं फैक्ट रट लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप इंटरव्यू में भी उसको नर्वसनेस फील करते हैं। जब आप हाई एजुकेशन में जाने के बाद किसी कॉलेज में अगर टीचिंग भी करवाने जाते हैं तो वहां टीचिंग में भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अगर आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर होगा तो फैक्ट्स भी अपने आप स्वतः याद होते जाएंगे। तो अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 2 मेन शाखाएं हैं ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जो मोस्ट बुक है वो सविंदर सिंह, जैसा कि सभी को मालूम है। तो अगर आप सविंदर सिंह को कॉन्सेप्चुअल वाइज अच्छे से बुक को तैयार करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी फिजिकल ज्योग्राफी पर ही बेस्ड है। तो इस चीज को ध्यान रखें। और जैसा कि असिस्टेंट प्रोफेसर में 3rd पेपर होता है राजस्थान जीके का, तो राजस्थान जीके को करंट के साथ रिलेट करके पढ़ें। और सबसे जरूरी चीज है ज्योग्राफी के लिए, मैपिंग के साथ पढ़ें। जब तक आप मैपिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फैक्ट भी याद नहीं होंगे। चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़े, इंडिया की ज्योग्राफी पढ़े और महाद्वीप पढ़े, संसार पढ़े, कुछ भी पढ़े, आपके पास एक मैप और ग्लोब होना ही चाहिए। तब ही आप ज्योग्राफी को सही तरीके से समझ पाएंगे, उनमें आने वाली जो घटनाएं हैं उनको एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी एक कोरिलेशन वाला सब्जेक्ट है, जिसको जितना को ज्यादा कोरिलेट करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी भी विषय से आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, सबसे पहले उस विषय वस्तु का ज्ञान, बेसिक कंसेप्ट का ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हैं उनको आपको रेफर करना चाहिए, न कि किसी गाइड के थ्रू आपको पढ़ना चाहिए। हम जो है शारदा जी से जरूर निवेदन करेंगे कि ये अपनी बुक लिस्ट की जो है एक लिस्ट दें, ताकि हम वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिस्ट को डाल दें, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भूगोल से तैयारी करना चाहते हैं वो जो है बेसिकली जो है उनके लिए ये कुछ लाभदायक साबित हो। तो ये थी बेसिकली हमारी रूबरू में मुलाकात शारदा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी, आपका जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और एस्पिरेंट्स के लिए आपका कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।